Question number 10 of exercise 11.3. Find the vector equation of the plane passing through the intersection of the planes r dot 2i plus 2j minus 3k. 7 इधर ले आया तो माइनस 7 कर दिया. ये पहला प्लेन है जिसको मैं P1 बोलता हूं. तो आपके बुक में 7 राइट हैंड साइड में दिया था तो उठा के इधर ले आया प्लस लैम्डा. और फिर आपका ये दूसरा प्लेन, दूसरे प्लेन का इक्वेशन आपका ये है इज इक्वल टू 0. ओके. और फिर क्या बोल रहा है एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 3. जैसे इसके पिछले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन ये 2 1 3 से पास आउट कर रहा है और वेक्टर फॉर्म मिलाना है. तो 2 1 3 से पास आउट करने का मतलब क्या है कि आप r की जगह आप वैल्यू रखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे. देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा था कि यू हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the point of intersection of these two planes and point, एक पॉइंट दे रखा था 2 1 3. तो बेटा सबसे पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास आउट करा तो पहला प्लेन मैंने कल बताया था ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इज गिवन बाय द फॉर्मूला P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0 वेयर लेमडा इज ए कांस्टेंट. वो मैंने लिख दिया. अब सवाल यह है कि हमने r की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की क्यों लिखा, जबकि वेक्टर फॉर्म में पूछा था. क्योंकि इसने कह रखा था कि ये पास आउट कर रहा है एक और पॉइंट से. वो पॉइंट कौन सा है 2 1 3. तो 2 1 3 किसकी वैल्यू है एक्स वाई जेड की. तो आप एक्स वाई जेड की जगह 2 1 3 तभी तो रखोगे ना जब एक्स वाई जेड दिखाई दे रहे हैं. इसमें कहीं एक्स वाई जेड आपको दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन r एक पोजीशन वेक्टर है किसी आर्बिट्री पॉइंट एक्स वाई जेड के लिए, और वो होता है r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. वही चीज हमने यहां पुट की है. पुट करने के बाद डॉट प्रोडक्ट हुआ तो आई से आई, आप सारी बातों को समझ रहे हैं. ठीक है. उसके बाद लैम्डा की वैल्यू आ गई. अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहां क्यों रखा, क्योंकि इसने वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन पूछा है. यहां मैंने वैल्यू रखी है. ब्रैकेट वगैरह का विशेष ध्यान रखेंगे. जैसे 10/9 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तभी थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो सकती थी, लेकिन बच गई कि इसका 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसमें होगा, लेकिन r का मल्टीप्लाई इन्हीं 3 तक रहेगा. ब्रैकेट यहीं पे लगेगा. ठीक है ना. और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद i वाले सारे टर्म, r यहां भी है r यहां भी है, i वाले टर्म एक साथ आ गए, j वाले एक साथ आ गए और k वाले एक साथ. और कांस्टेंट टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे लेंगे. कोई डाउट. क्वेश्चन नंबर 11. Find the equation of plane through the line of intersection of the planes. एक प्लेन ए दिया है और दूसरा प्लेन ए दिया है. इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास आउट कर रही है. वही फॉर्मूला लगाएंगे आप P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0. उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स वाले टर्म एक साथ ले लिए, वाई वाले एक साथ ले लिए और जेड वाले एक साथ, और कांस्टेंट को अलग कर लिया है. एक कंडीशन दी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में कंडीशन दी थी कि पास आउट करता है 2 1 से, तो आप x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1 रख रहे थे. यहाँ कंडीशन चेंज हो गई है. कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड. ये प्लेन, ये भी तो प्लेन का इक्वेशन है, किसके परपेंडिकुलर है, इसके. इसके डायरेक्शन रेशियो को अगर आप a1 b1 और c1 मानते हैं और इसके डायरेक्शन रेशियो को a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल. ठीक है. तो अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. वही कर रहा हूं मैं. अब 1 b1 b2 माइनस 1 c1 प्लस 4 लेमडा C2 1 is equal to 0. 1 plus 2 lambda minus 1 minus 3 lambda 1 plus 4 lambda is equal to 0. 2 minus lambda plus 4 3 lambda cancelled out plus 1 is equal to 0. Lambda is equal to minus 1 by 3. Lambda की वैल्यू आप यहाँ ले जाके रख दीजिए. You will get your answer. तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा की वैल्यू -1/3
2x plus 3y plus 4z minus 5 is equal to 0. LCM 3x plus 3y plus 3z minus 3 minus 2x minus 3y minus 4z plus 5 is equal to 0. X, y cancelled out, minus z plus 2 is equal to 0. Find the angle between the planes whose vector equations are मतलब दो आपके प्लेन्स दिए हैं जिनके वेक्टर इक्वेशन आपके, मैं इसके बगल में लिख देता हूं तो कंपैरिजन करने में आपको इजी रहेगा। r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 5, r डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू 3, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। इस फॉर्म में अगर आपको प्लेन्स दिए हैं तो इनके बीच का अगर आपको एंगल पता करना है तो यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, राइट। सो यहां पर दिया था एंगल बिटवीन प्लेन इज गिवन बाय एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन है? n1 और n2 जो कि ये है। तो cos थीटा आप जानते हैं ना, a डॉट b इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा? a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। सेम थिंग आई एम डूइंग हियर। n1 क्या दिया है? 2i प्लस 2j माइनस 3k डॉट n2 क्या दिया है? 3i माइनस 3j प्लस 5k अपॉन मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए 4 प्लस 9, दूसरे वाले का बोलिए 9 प्लस 25 मल्टीप्लाई कीजिए 6 माइनस 15 अपॉन 43 cos थीटा। तो cos थीटा आपका आ गया क्या? -15 अपॉन, इसमें कुछ कॉमन तो निकलेगा नहीं, क्या होगा? देखिए जब एक फार्मूला लिखेंगे तो आप मॉडुलस का साइन लगा देंगे क्योंकि cos थीटा की वैल्यू निगेटिव लेनी चाहिए। cos थीटा की वैल्यू निगेटिव आती है आपके सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। कभी भी आप cos थीटा की जो दो प्लेन के बीच का इक्वेशन आपको निकालना है तो आप उसको पॉजिटिव रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए मॉडुलस का साइन लगा के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो अगर प्लेन का इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, मैंने a1 b1 c1 d1 क्यों लिया है और a2 b2 c2 d2 क्यों लिया है? दो प्लेन को मैं बता रहा हूं, ये दो प्लेन के इक्वेशन है, जाहिर सी बात है कार्टेशियन फॉर्म में है। और ये जो होता है तो इसमें आप कैसे चेक करेंगे कि पैरेलल है? आप a1 अपॉन a2 निकालिए, b1 अपॉन b2 निकालिए और c1 अपॉन c2। अगर तीनों का सेम रेशियो में आ रहे हैं तो गिवन प्लेन्स आर पैरेलल। उसके बाद अच्छा मान लो पैरेलल नहीं आया तो आप a1 डॉट a2 a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालिए। अगर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होगा। अगर ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तब आप फॉर्मूला लगाइए cos थीटा वाला, और cos थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं। अभी मैं वेक्टर के बारे में भी बात कर रहा था कि अगर डायरेक्शन रेशियो से a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो किसके होते हैं? नॉर्मल के। तो नॉर्मल के बीच का ही तो एंगल में निकाल रहा था। तो cos थीटा इज गिवन बाय a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अच्छा मान लो कोई बच्चा डायरेक्ट बिना चेक किए अगर कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन प्लेन्स और उनके बीच का एंगल या तो 0 है या 90 डिग्री है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देगा तो क्या होगा? जब पैरेलल होगा तो यहां पर आंसर आ जाएगा 0, सॉरी 1 आ जाएगा।
तो कॉस में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है? 0, मीन्स प्लेन्स आर पैरेलल। लेकिन इसने पहले बता दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक whether the given planes are parallel or perpendicular, और कोई भी नहीं है, if neither then find the angle between them। तो जो पहला आपका प्लेन दिया हुआ है 7x + 5y + 6z + 30 = 0, देखिए दिया हुआ है, लिखता हूं मैं इसे 7x + 5y + 6z + 30, और दूसरा प्लेन क्या दिया भाई? 3x - y - 10z + 4 = 0। तो यहां आपको पैरेलल होने का तो कोई इश्यू है नहीं, परपेंडिकुलर का आप चेक कीजिए। A1 A2 रफ में कर लीजिए, 21 आएगा, B1 B2 -5 आएगा, और C1 C2 परपेंडिकुलर भी नहीं है। अब भाई आप एंगल पता करो, तो cos θ = A1 A2 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 21 - 5 - 60 अपॉन अंडर रूट, यहां करेंगे 49 + 25 + 36, दूसरे वाले कीजिए 9 + 1 + 100, मॉडल से साइन लेते हुए क्योंकि माइनस नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपका आ गया 21 - 65 अपॉन अंडर रूट 110, और ये क्या आ गया आपका 110 -44, और नीचे क्या आ गया 110, रूट से कैंसिल आउट हो गया, बाहर निकल के क्या आएगा 44 110, इसे आप करोगे 4/10 और ये आ जाएगा 2/5। cos θ = 2/5, theta = cos inverse 2/5। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। सेकंड वाले में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या? 2 - 2 0 परपेंडिकुलर है। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0 आ रहा है। CDE में सब चेक कर लेना आप, जहां पैरेलल होगा। देखिए क्लियर सी बात है, पैरेलल के ई वाले में क्या केस है? ई वाले में निकालना बस, अब बाकी दो तो परपेंडिकुलर। हाँ, तो A1 अपॉन A2 = अगर B1 अपॉन B2 सॉरी = C1 अपॉन C2 आ जाए तो पैरेलल A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर। यहां पर इसने क्लियरली क्वेश्चन में क्या रखा था कि पहले चेक करो कि कहीं पैरेलल और परपेंडिकुलर तो नहीं है, और पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो आप एंगल पता कीजिए। अगर एग्जाम में मान लो आ गया वहां ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं लिखा है तो आप तो यही cos θ का फार्मूला लगाओगे ना, cos θ का फार्मूला लगाइए। अगर 1 आ जाता है यानी कि डिग्री 0 है, पैरेलल है। अगर यहाँ पे 0 आ जाए यानी कि डिग्री कितना है 90 है। एंगल तो आप हर केस में बता सकते हैं। क्लियर है? यहीं पर अगर 1/2 आ जाएगा तो 5/3 एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल निकालने में कोई इश्यू नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ax + by + c फ्रॉम पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय ax1 + by1 + c √a² + b² सिखाया जाता था। तो कोई भी प्लेन ax + by + cz + d = 0 दिया हुआ है तो इसका x1 y1 z1 पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c² मॉडुलस लगा दिया है कि डिस्टेंस कभी 0 में नहीं होता है। तो बी पार्ट में कर देता हूं। पॉइंट दिया है 3 - 2 1 और प्लेन है आपका 2x - y + 2z + 3 = 0। तो भाई डी निकालेंगे हम। a 2 x1 3 और फिर उसके बाद प्लस b -1 y1 -2 प्लस c 2 z1 1 प्लस 3 अपॉन √a² 4 + 1 इसको कर रहे हैं देखो प्लस 4 6 + 2 + 2 + 3
अपॉन अंडर रूट 9, 13 अपॉन 3. This is the distance between this point and plane. पूरे 11.3 में आपको ये देखना है शुरू के 4 क्वेश्चंस में क्या था, उसके बाद क्वेश्चंस में क्या था. मीन्स सॉल्यूशन करने के पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन में है क्या और पूछा क्या जा रहा है और किस पैटर्न से आप करेंगे. एंगल के बारे में है, डिस्टेंस के बारे में है, कैसे कैसे, और जो कंडीशन दी उसका यूज करेंगे. आई डोंट थिंक 11.3 में कुछ ऐसा टफ है कि आप नहीं कर पाए. हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो पाए.